बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मैं आदित्य शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। सफल किसान कार्यक्रम में हम देश के कोने कोने से उभरती हुई प्रतिभाओं से आपको रूबरू करवाते हैं और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3 सफल किसानों से आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं जो देश के अलग अलग क्षेत्रों में अपार सफलताएं हासिल किए हुए हैं। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं देश के पहाड़ी क्षेत्र उत्तराखंड की ओर, जहां पर रहते हैं हमारे सफल किसान या फिर कहें सफल उद्यमी कुमार गौरव। इन्होंने घासफूस नाम से एक स्टार्टअप की शुरुआत की है। अपने क्षेत्र में ये पलायन को रोकने में सफल हुए हैं। साथ ही साथ महिलाओं के लिए रोजगार के कई अवसर इन्होंने उत्पन्न किए हैं, जिससे महिला सशक्तिकरण में भी इनकी भूमिका काफी अग्रणी रही है। तो किस तरह से अपने क्षेत्र में ये विकास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। ये है देवभूमि उत्तराखंड के रहने वाले कुमार गौरव, जिनकी सोच और प्रयासों की हर राह प्रकृति में जाकर मिलती है। वैसे तो कुमार गौरव एक पर्यावरणविद और देवभूमि फाउंडेशन नाम के एनजीओ के अध्यक्ष हैं, जो उत्तराखंड के लोगों को प्रकृति के प्रति जागरूक करने का काम करता है। साथ ही समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी करवाता है, जिससे जलवायु परिवर्तन के कारणों में कमी लाई जा सके। 2008 से गौरव इसी एनजीओ में अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन कोविड काल ने उनकी विचारधारा को एक नया मोड़ दिया और उन्होंने स्टार्टअप की दुनिया में कदम रखा। लक्ष्य था लोगों तक शुद्ध और जैविक खाद्य सामग्री पहुंचाना और इसके लिए उन्होंने अपने ब्रांड का नाम रखा घासफूस। हमें लगता है, मैं श्रोताओं को बताना चाहता हूं कि हमें क्या लगता है कि अपॉर्चुनिटी मिलती है या अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाती है, पर वास्तविकता है जब आप एफर्ट करते हैं और आपकी दिशा सही रूप से है तो आपको अपॉर्चुनिटी साथ के साथ मिलती है, क्योंकि वो एक दूसरे के पूरक हैं। सबसे पहले मैं माननीय मोदी जी को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि मुझ जैसे एक छोटे स्थान के व्यक्ति को इस इंटरनेशनल मेले में मेरे उत्पादों को एक डिस्प्ले करने के लिए मौका मिला। और अगर मैं बात करूं तो बहुत कम समय में हमने उस ऊंचाइयों को प्राप्त किया और गवर्नमेंट की कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं रही जहां मैंने पाया हो कि जिसको मैं यूज़ नहीं कर पा रहा। हमने शुरुआत करी थी मेरी देवभूमि फाउंडेशन से। कॉलेज के समय में जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, मेरी जो बैकग्राउंड थी वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की थी और उसके साथ मैंने मास्टर्स करी द्वारा हाट से डिजिटल कम्युनिकेशन में। और पर मैंने देखा कि उतना अच्छे रूप से हम अपनी एनजीओ में काम नहीं कर पा रहे थे और हमने उसमें सस्टेनेबिलिटी पर बहुत काम किया, रात दिन काम किया। पर हमने क्या देखा कि ना तो मुझे जॉब से संतुष्टि हो पा रही थी, जबकि मैंने बड़ी बड़ी एमएनसीज में काम किया। मेरा पैकेज में बात करूं, मैंने वर्ल्ड की 350 ईयर ओल्ड कंपनीज में भी काम किया। मेरी सैलरीज लगभग 2 लाख रुपए तक थी और मेरे पास पूरी टीम थी। पर मैंने क्या देखा कि आप जो काम करते हो उसमें आप कितना सेटिस्फाई हो या उस काम को लेकर आप कितना ग्रो कर पा रहे हो, वो बहुत चीज़ समय के साथ बदलती जाती हैं। जिसमें मैंने पाया कि ना तो मैं अपनी एनजीओ में कुछ अच्छा कर पा रहा था और ना ही मैं जॉब में कुछ कर पा रहा था। 2018 की बात है जब मैंने ये सोचा कि मैं इस जॉब से निकलकर क्या करूं, तो मन में आया कि ठीक है, कुछ डायरेक्शन नहीं थी, पर यह था कि जॉब नहीं करनी है। साथ ही मैंने देखा कि घर में कभी किसी ने बिजनेस नहीं किया, सारे फैमिली बैकग्राउंड से थे और उनकी सपोर्ट भी उस चीज़ को लेकर बिल्कुल एकदम रेजिस्ट करती थी। पर घर पे बिना बताए मैंने रिज़ाइन दिया, 3 महीने के नोटिस पीरियड पे रहा। फिर समय के साथ साथ
नए नए बिजनेस ट्राई किए और देखते ही देखते पर कोशिश ये करी कि जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हो रही हैं उनको ध्यान में रखते हुए बिजनेस को मैंने मूलतः रूप से उनसे डेविएट नहीं होने दिया। सपोज कीजिए कि अगर मुझे बिजनेस स्टार्ट भी करना था तो मैंने प्रोप्राइटर फर्म ना ओपन करते हुए प्राइवेट लिमिटेड ओपन स्टार्ट करी। उसका रीज़न क्या रहा था कि विज़न क्लियर था कि टैक्स में कभी कोई किसी भी तरीके से कोई पूरा टैक्स देना है, ईमानदारी से काम करना है। और साथ ही हमने जितने भी हमारी ब्रांड थी उनके ट्रेडमार्क हमने अप्लाई करते गए। और सबसे अच्छी चीज़ ये रही कि जब ये 2018 में जब स्टार्टअप की शुरुआत हुई तो लोगों को लगा कि स्टार्टअप का सिर्फ नाम हो रहा है, पर आप देखेंगे 2018 के बाद 2019-20 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस आया जो एक क्रांतिकारी था। ये कहने की बात है, पर आप मेरे जब आप ऑर्डर्स देखेंगे वो इस तरीके से थे कि मार्केट में जो भी काम कर रहा था एक कम्युनिटी काम कर रही थी। जिनके पास बड़े बड़े ऑर्डर्स हैं सिर्फ वही ऑर्डर उठा पा रहे थे, पर जैम में उसकी एक्सपर्टीज़ उसकी ब्यूटी इस तरीके से थी कि एक नए वेंडर को भी आपको सेम एक प्लेटफॉर्म मिल रहा था जिसमें मैं ये प्रूव कर पा रहा था कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा है पर मेरे पास उठाने की क्रेडिबिलिटी नहीं है, पर जैम में वो चीज़ पूरी हो रही थी। हमारे स्टार्टअप के हिसाब से CBC की गाइडलाइन में इतना रिलैक्सेशन दिया गया स्टार्टअप्स को, जिसमें हमने पाया कि हमारी बहुत सारी चीज़ लिवरेज हो रही है। तो हमने उसी को ध्यान में रखते हुए अपनी ब्रांड को आगे रखा। और हमने ये देखा कोविड के बाद, उसके बाद 1 साल बाद कोविड आ गया तो हम बहुत डर गए, सहम गए कि हमारी जो शुरुआत हुई थी उससे अब हम भटक तो नहीं जाएंगे, क्या रिस्पांस मिलेगा। पर समय के साथ साथ आप देखेंगे जैसे देश ने एक क्रांति आई नई कोविड वैक्सीन के बाद, सबको जब वैक्सीनेशन हुई उसके साथ साथ मार्केट उड़ता गया। और आज आप देखिए कि हम GDP में कहाँ हैं, कोई ये उम्मीद भी नहीं लगा सकता कि भारत इस दिशा में इस समय पर पहुंच पाएगा। सबसे अच्छी चीज़ हमने क्या देखी, कोविड के बाद भी हम हारे नहीं। हमने क्या देखा कि ऐसा क्या किया जाए कि जिसमें हम शरीर की इम्यूनिटी को विकसित कर पाएँ, क्योंकि उसके इतने साइड इफ़ेक्ट थे। मैं खुद 12 दिन ICU में रहा। बिल्कुल आप कहें तो बिल्कुल मुझे पता नहीं था कि मैं बाहर आ पाऊँगा नहीं आ पाऊँगा। घर वालों से बिल्कुल नाता टूट गया था जब हमने देखा कि 12 दिन डॉक्टर को भी नहीं पता था और उसके साइड इफ़ेक्ट इतने हुए बॉडी में, और डॉक्टर से कभी भी पूछते थे उनके पास भी आंसर नहीं होते थे कि इसके किस पार्ट पे आपके इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो आज भी इम्यूनिटी में आपको हर घर में आपको इफ़ेक्ट मिलेगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये सोचा कि कैसे हम सही दिशा में इस चीज़ को किस तरीके से स्टार्ट कर सकें। उसी दौरान हमने हिमालय हब्स प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना करके और हमने घासपूस ब्रांड को रजिस्टर कराया। गौरव अपने फर्म में कामगार के रूप में भी महिलाओं को तवज्जो देते हैं। इस समय उनकी फर्म में 25 से 30 महिलाएं अपना श्रम दे रही हैं। हमारी एक देवभूमि फाउंडेशन है, उसका सबसे अच्छा इनिशिएटिव क्या है कि हम उसमें सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट में बात कर रहे हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट में जब हमने पाया कि गांव की लेडीज़ को एक मौका मिला, उनको दिशा मिली, क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, गांव में डेवलप सब कुछ हो सकता है पर वो बेचना कहाँ है, उनके लिए कौन सही बीच में जो कमीशन माइनस होके वो डायरेक्ट उनका प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो सके। तो वो डायरेक्ट हमसे जुड़ के, हम उनसे जुड़कर, हमने एक दूसरे को एक साथी बनाकर हमने नए नए प्रोडक्ट मार्केट में लेके आए। और हमारे हर प्रोडक्टों में हमने इस चीज़ का ख्याल रखा कि हम प्लास्टिक को ना यूज़ करें। कोई भी हमारे ऑयल है, लिक्विड है, कुछ भी है, हमने सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए उनकी ग्लास में पैकिंग करी। साथ ही हमने ये देखा कि उसकी पिसाई हो रही है तो वो ट्रेडिशनल मेथड से हो। हम जो देसी घी बनाते हैं उसका आज भी बिनोला मेथड यूज़ करते हैं। हम आज भी जो हल्दी पीस रहे हैं वो आप देखे होंगे कि छोटे छोटे झरने होते हैं पहाड़ों में, उसमें पत्थर की मशीनें होती हैं, ग्राइंडर्स होते हैं, उस नेचुरल प्रोसेस से हमने हल्दी को विकसित किया। तो इसका कर्क्यूमिन इंडेक्स की जब हम बात करें बहुत हाई है, इसका कलर अलग है। हम हमेशा हल्दियों की बात करते थे लांगा डोंग की, पर हमने क्या देखा, उसी बीज को हम बद्रीनाथ में, उत्तराखंड के और गांव में सेम क्वालिटी को कैसे विकसित कर पा रहे हैं। क्योंकि जब हमने पाया कि जब गवर्नमेंट की पॉलिसी को हम वहाँ के जो हमें पूरी सपोर्ट जब मिल रही थी वहाँ के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, हमने सेम बीज को डेवलप किया। हमने क्या देखा कि जब वहाँ के पहाड़ों में नवी है, नेचुरल रिसोर्स इतने सारे हैं, तो हमें उससे बेटर क्वालिटी की हल्दी हम विकसित करने में सफल हुए और उसकी क्वांटिटी बहुत अच्छे तरीके से रही। सबसे अच्छी चीज़ हमने क्या देखी इस फेयर में,
जब हमने स्टार्ट किया तो हमें उम्मीद नहीं थी कि क्या रिजल्ट होंगे। हमें लगा कि हमारा जो नेटवर्क है B2C रहेगा, पर हमने देखा कि हमारी क्वालिटी को देखते हुए हमारे पास बड़े बड़े B2B कस्टमर्स आ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आ रहे हैं। आज मैं बात करूं पुणे, हैदराबाद, बैंगलोर, जितने भी वेस्टर्न एरिया है, ईस्टर्न एरिया है, वहाँ के सभी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर इस आहार में आए और उन्होंने हमसे जुड़ने की इच्छा जताई। कुछ इस तरीके के क्लाइंट मिले जो एक्सक्लूसिवली हमसे काम जुड़ना चाहते हैं। उनका अभाव ये था कि हमें ये क्वालिटी इस देश में, मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी, इतनी अच्छी मिट्टी होने के बाद भी आप कैसे डेवलप कर पा रहे हैं। पर जब मैंने आपको बताया कि आपकी सही दिशा हो, सही निर्णय हो, सही पॉलिसीज हो, गवर्नमेंट का सही उपयोग हो, आप सब कुछ संभव है। अब हमें बहुत चैलेंजेस फेस हो रहे थे क्योंकि हम जितने भी ग्लास की पैकिंग है हम उत्तराखंड से लेके आ रहे हैं आज भी। पर हमने ये देखा कि जब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आ रहा है, उसकी कनेक्टिविटी कलकत्ता की है, उसकी कनेक्टिविटी अहमदाबाद की है, तो हम बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो हमने ये देखा कि यूपी इन्वेस्ट समिट लगी हुई है और आप बिलीव नहीं करेंगे कि सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते ही हम वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद बड़े बड़े ऑफिसरों से मुलाकात हुई और विद इन 2-3 डेज हमारा MOU साइन हुआ हमारी कंपनी का, और जिसमें मैं पर्सनल रूप से रितु महेश्वरी जी को धन्यवाद दूंगा जो नोएडा अथॉरिटी की CEO हैं, जिन्होंने अपने अफसरान को अवगत कराया कि हर संभव मदद हिमालय हब्स प्राइवेट लिमिटेड को दी जाए और इस तरीके के वुमेन एम्पावरमेंट को प्रोत्साहित करके बढ़ाया जाए। आज गौरव का ये प्रयास कई महिलाओं की जिंदगी संवार रहा है। साथ ही पर्यावरण के लिए उठाए गए उनके कदम कई लोगों के लिए प्रेरणा से कम नहीं। तो ये थे हमारे उत्तराखंड के सफल उद्यमी कुमार गौरव। इनसे मुलाकात करके हमने इनकी दास्तान को जाना है। ऐसी ही और दास्तानें अभी हमें जानना बाकी है, लेकिन उसके लिए करना होगा थोड़ा सा इंतजार। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम सफल किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में अलग अलग क्षेत्रों के सफल किसानों से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। अब बारी आती है राजस्थान का रुख करने की। राजस्थान की बात हो और ऊंट का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जी हाँ, यहाँ पर रह करके हमारे एक सफल उद्यमी जिनका नाम है हितेश राठी बहुत ही अच्छी कमाई कर रहे हैं। ये ऊंट के दूध से विभिन्न उत्पाद तैयार कर रहे हैं, सफलतापूर्वक उन्हें बाजार में पहुंचा रहे हैं और उनकी बिकवाली करके अपनी आमदनी को कई गुना तक बढ़ा रहे हैं। तो किस तरह से इस सफर में वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। जनसंख्या वृद्धि के साथ दूध और दूध से बने उत्पाद की मांग में भी बढ़ोतरी होती रही है। मौजूदा समय में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन करीब 445 ग्राम दूध की उपलब्धता के साथ वर्ष 2021-22 के दौरान 22 करोड़ 3 लाख टन दूध का उत्पादन की संभावनाओं के साथ हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। डेयरी व्यवसाय लाखों ग्रामीणों की आय का मुख्य जरिया है, इसीलिए छोटे या सीमांत किसानों का दुग्ध उत्पादन में काफी सहयोग है। करीब 48% दूध उत्पादक स्तर पर ही उपभोग कर लिया जाता है, जबकि 52% दूध ही शहरी क्षेत्रों में बिक्री के लिए जाता है। इस प्रकार ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में डेयरी व्यवसाय की अपार संभावनाएं मौजूद है। हालांकि इस बीच गाय और भैंस के दूध और उनसे बने उत्पादों की मांग रहती है। ऐसे में ऊंट और बकरी के दूध को कम ही आंका जाता है। सिरोही नस्ल की ये नस्ल हम यहाँ लेके आए हैं। ये हमने CSWRI अविका नगर से ली हैं। इसके अंदर क्या है, सिरोही नस्ल हमने इसलिए यहाँ ली है कि ये ड्यूअल पर्पस ब्रीड है कि इसमें आप दूध के लिए भी और मांस उत्पादन के लिए, और जो सबसे मेन इसका है कि ये डिजीज़ रेजिस्टेंट की भी बहुत कम बीमार पड़ती है, कम इसको मेंटेनेंस चाहिए और कम राशन में ये ज़्यादा उत्पादन देती है। तो उसके लिए हमने सिरोही नस्ल
हम यहाँ लेके आए हैं। ये हमने 5+1 की इकाई यहाँ हमने स्थापित की है, जिसके अंदर हमारी 5 बकरियाँ और 1 मेल, जिसको हम बक भी बोलते हैं, जो ब्रीडिंग के लिए हैं। तो इनकी हमने जो ली है ये है लगभग 1 से 1.5 साल तक की, 1 से 1.5 साल तक की बकरियां हमने परचेज़ की हैं वहां से। और इनका अभी मई और अप्रैल और मई के सीज़न में अब इनका ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होगा। इसमें हम इनकी ब्रीडिंग करवाएंगे, इस जो मेल है इससे मेटिंग करवाएंगे, ताकि ये 5 महीने 5 दिन बाद जब इनका अक्टूबर नवंबर में ये जब ब्याएंगी तो उस टाइम ना ज़्यादा सर्दी होती है, तो उस टाइम बच्चों के लिए भी अच्छा मौसम होता है, वो कम बीमार पड़ेंगे। तो उस टाइम जब ये ब्याएंगी तो वो एक अच्छा सीज़न इनके लिए रहता है। जबकि इनके दूध में भी भरपूर पोषण समाया है। हालांकि इसके पीछे ये भी वजह है कि ये स्वाद में थोड़े अलग है। साथ ही इनके दूध का लंबे समय तक न चल पाना भी शामिल है। इस समस्या को हितेश राठी ने अवसर के रूप में देखा और ऊंट बकरी के दूध से उत्पाद बनाने का विचार किया। इसी सोच के साथ हितेश राठी ने खुद का स्टार्टअप शुरू किया। हमारी कंपनी नॉन बोवाइन मिल्क यानी कि कैमल और गोट मिल्क के अनेक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और यहाँ पे हम लोग इधर पूसा में है अभी। ये जो एग्जीबिशन मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर वेलफेयर के द्वारा की गई है, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू कनेक्ट विद बहुत सारे मैनी स्टेक होल्डर्स, जैसे कि अदर स्टार्टअप्स हो गए, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज हो गए या डिपार्टमेंट के लोग हैं। और इससे हमको मौका मिलता है कि जो कैमल और गोट मिल्क के फ़ायदे हैं वो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और लोगों को इसका फ़ायदा मिले। तो ये थे हमारे राजस्थान के सफल उद्यमी या फिर कहें कि सफल किसान हितेश राठी। और एक किसान हमारे बाकी हैं जिनसे अभी रूबरू होना बाकी है, उनसे भी मिलवाएंगे आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने राजस्थान के सफल उद्यमी से आपको रूबरू करवाया था। अब भी हम राजस्थान में ही रहेंगे। राजस्थान में रेतीली मिट्टी में प्राकृतिक खेती करना थोड़ा तो मुश्किल होता है, लेकिन ये संभव कर दिखाया है यहीं के करौली के रहने वाले सुमेर सिंह ने। जी हाँ, राजस्थान में प्राकृतिक खेती और उससे भी अच्छी आमदनी कैसे संभव है, आइए जानने के लिए रुख करते हैं हमारे सफल किसान सुमेर सिंह जी का। खेती में अगर मुनाफे की राह पकड़नी है तो उसके लिए सबसे कारगर है गौ आधारित खेती करना। इस खेती के कई लाभ हैं, जिसमें कम उपजाऊ मिट्टी, कम पानी और कम संसाधन में बढ़िया पैदावार ली जा सकती है। राजस्थान के ज्यादातर किसान अब इस विद्या को अपना रहे हैं। ऐसे ही एक किसान है सुमेर सिंह, जो न सिर्फ गौ आधारित प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं, बल्कि बाकी किसानों को इसकी बारीकियां भी सिखा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं सुमेर सिंह जी से। गोबर का घोल तैयार कर रहे ये हैं किसान सुमेर सिंह, जो गाय के गोबर से धरती को पोषित करते हैं। वैसे तो सुमेर सिंह जी एक सिविल इंजीनियर के तौर पर काम किया करते थे, लेकिन नौकरी के दौरान एक विचार उन्हें रह के सताता था, और वो था देश सेवा का। इसके लिए उन्होंने खेती की राह चुनी, लेकिन गौ आधारित ही क्यों, आइए जानते हैं उन्हीं से। मैं सिविल इंजीनियर एज ए जेईएन के रूप में कार्यरत था। वहाँ बार बार एक चीज़ कुंदन करती थी दिमाग को कि इस अपन ने अपने परिवार के लिए सारा कुछ किया, सारे अपने योग बन गए, शेष जीवन राष्ट्र के लिए भी कुछ करना चाहिए। उसी दौरान मेरे एक साथी शिवचरण जी सैकड़ा गीजगढ़ के रहने वाले थे। वो केमिकल पर कृषि में काफ़ी अच्छा उनका योगदान था। मैं उनके यहाँ आता जाता रहता था। मेरा पोस्टिंग भी सिकराय तहसील में ज़्यादातर रहा। वहाँ ज़्यादा आने जाने से मैं उनके जब संपर्क में आया तो मुझे सबसे ज़्यादा ये महसूस हुआ कि कृषि में अपना योगदान अगर हम करेंगे तो बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर सकेंगे। उसी दौरान गायों की स्थितियां खराब देखते हुए मैं मथुरा चला गया। मथुरा में जय गुरुदेव बाबा के यहाँ जब गए, वापस आए तो रास्ते में
काफ़ी गायों को सड़कों पर घूमते देखा तो एक दिमाग में बार बार एक प्रश्न आया कि कुछ न कुछ इस तरह का करना चाहिए कि गायों का भी भला हो, क्योंकि हमारी कुल देवी जम्बाई माता है जो गाय के रूप में भी है। इसी दौरान सुभाष पालेकर साहब से मेरा संपर्क हुआ। खाटू श्याम जी में उनका एक कैंप चल रहा था, उस समय वो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पर की एक वर्कशॉप मैंने अटेंड की और मुझे उस वर्कशॉप से जो शिक्षा मिली, उस शिक्षा ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। मुझे महसूस हुआ कि अपन को जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पर काम करना चाहिए। अब सुमेर सिंह जी से जान लेते हैं कि नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने क्षेत्र में कैसे सफलता पाई और कौन से मुख्य चरण हैं इस खेती को अपनाने के। इस विद्या का पहला घटक है बीजामृत। एसपीएन पद्धति की 4 चीजें आवश्यक हैं। उन 4 चीजों में से 2 चीजें ही हम अपने आप को क्रियान्वयन के रूप में कर पाए। 4 चीजों में नंबर 1 तो पहले आपको देसी गोवंश चाहिए। देसी गोवंश तो आ गया, लेकिन उस प्रक्रिया को पूरे करने के लिए 4 घटकों का योगदान बहुत ज़्यादा जरूरी है। नंबर 1 घटक ये है कि आपको बीजामृत करना है। बीजामृत करने के लिए आपको 20 लीटर पानी, 5 किलो गोबर, 5 लीटर गोमूत्र, 50 ग्राम चूना, 1 मुट्ठी बरगद की मिट्टी डालनी है। 24 घंटे में वो तैयार हो जाता है, 48 घंटे तक उसकी वैलिडिटी है। बीजामृत करने के लिए आप जो भी बीज लाते हैं, बीज की जो नेचर है, उस नेचर के हिसाब से उस बीज का सीड ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे सरसों का बीज है तो उसको उस बीजामृत में डबो दीजिए और बाहर निकाल दीजिए। गेहूं का बीज है तो ज़्यादा टाइम रख लीजिए। अगर वेजिटेबल का बीज है तो वेजिटेबल के बीज, चूँकि हमारे पास देसी बीजों का अभाव है तो देसी बीज हम नहीं हमारे पास होने के नाते हमें मार्केट से खरीदने हैं। और मार्केट से खरीदते हैं तो पहले उनको धोते हैं, धोने के बाद उनको उस बीजामृत में डाल देते हैं और बीजामृत में डालने के बाद उससे बुआई कर देते हैं। फिर दूसरा घटक, बीजामृत के बाद दूसरा घटक हमारा होता है जीवामृत और घन जीवामृत का। चूँकि पहले हम ड्रमों में जीवामृत को घोड़ा करते थे और 24 घंटे में सुबह शाम 48 घंटे तक घोड़ना था, सुबह और शाम दोनों टाइम पर। जीवामृत बनाने के लिए आपको 200 लीटर पानी, 10 किलो गोबर, 6 से 7-8 लीटर तक गोमूत्र, 1 से 2 किलो गुड़, 1 से 2 किलो बेसन और बरगद की मिट्टी आपको काम में लेनी थी। पहले हम ड्रमों में घोड़ा करते थे, ड्रमों में घोड़ते घोड़ते उनको खेतों में सीधे ले जाते थे। काफ़ी मेहनत वाला कार्य होता था। धीरे धीरे करके हमने उन चीज़ों को ऑटो करना चालू किया। अब हमें ना सुबह सुबह इसमें सारी चीज़ें जीवामृत वाली डाल देते हैं, 24 घंटे इस टैंक में रखते हैं, इसको घुमाते हैं और घुमाने के बाद जीवामृत तैयार हो जाता है। 24 घंटे बाद दूसरे टैंक में शिफ्ट कर देते हैं तो 24 घंटे के 48 घंटे बाद अगले तीसरे टैंक में शिफ्ट कर देते हैं, फिर अगले चौथे टैंक में शिफ्ट कर देते हैं और उसको फिल्टर करते रहते हैं। इस तरह से हमने जीवामृत इकाई को अपने आप में ऑटो किया हुआ। ऑटो करने के बाद जीवामृत इकाई हमारी आज भी आप मौके पर देख सकते हो ऑटो सिस्टम पर है। चूँकि क्वालिटी वाइज ये चीज़ें, हेल्थ वाइज ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा सुमेर सिंह जी मल्चिंग को भी जरूरी हिस्सा मानते हैं। इस पर क्या है उनकी राय, आइए जानते हैं। अगली चीज आती है आच्छादन। चूंकि आच्छादन या लाइव आच्छादन तो किया जा सकता है, लेकिन मृत आच्छादन किया जाना संभव नहीं है। न तो यहाँ आपके चावल पैदा होता है, न यहाँ गन्ना पैदा किया जाता है। चूंकि चावल और गन्ना दोनों नहीं किए जा सकते तो आच्छादन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसकी वजह से हम 25% मार्किंग उसकी वजह से हम ले नहीं पाए। लाइव आच्छादन तो किया जा सकता है। लाइव आच्छादन के लिए हम कोशिश करते हैं, जैसे आपने उसमें मेथी बो दी या कोई दूसरी चीज़ बो दी। जैसे हमने मूली बोई तो मूली के साइड में हमने सौंफ लगा दी नाली पर। चौथी उनकी पद्धति में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बेड कल्टीवेशन। हमारे गुरुजी का कहना है कि पेड़ कभी भी सीधा है ना, भोजन इस तरह से पानी नहीं लेता, उसको भाप चाहिए और भाप के साथ साथ 50% उसको हवा चाहिए। उसको वो वापसा कहते हैं। वापसा बनाने के लिए यहाँ अब से पहले बेड कल्टीवेशन की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। अब शिवचरण जी यहाँ बेड कल्टीवेशन के लिए अपने इक्विपमेंट लेके आए, तो उनके इक्विपमेंट आने से हमने बेड कल्टीवेशन पर प्रयोग किए तो उसके परिणाम संतोषजनक आना शुरू हुआ है। चूँकि वो खेत अपने आप में लेवल नहीं था तो जो परिणाम अपेक्षित थे वो परिणाम तो नहीं आए, लेकिन परिणाम काफ़ी सुखद आए। मूली जिस पर हमने बेड कल्टीवेशन पर जो मूली लगाई, उस मूली के काफ़ी अच्छे संतोषजनक परिणाम है। सुमेर सिंह जी जैसे किसानों की राह पर चलें तो जल्द ही जीरो बजट खेती का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है और देश की धरती को फिर से खुशहाल किया जा सकता है। तो ये थे हमारे आज के तीनों सफल किसान।
उम्मीद करते हैं कि इनकी दास्तानों को जानकर आप इनसे ज़रूर प्रेरित हुए होंगे और अपनी खेती किसानी में थोड़ा बदलाव करके उसे उन्नत ज़रूर बनाएंगे। किसान भाइयों बहनों, बता दें आपको कि अगर आप हमारा ये कार्यक्रम दोबारा देखना चाहते हैं तो रुख कर सकते हैं आप हमारे YouTube चैनल का, और अगर ऐसी ही कोई दास्तानें आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com। और अगर आप पत्र के माध्यम से कोई दास्तान हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमारा पता नोट कर लीजिए। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसके साथ आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।